आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में एसीएल लिगामेंट के बारे में। एसीएल लिगामेंट क्या होता है, कहाँ होता है, इसकी इंजुरीज कैसे होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में एसीएल लिगामेंट के बारे में। एसीएल लिगामेंट क्या होता है, कहाँ होता है, इसकी इंजुरीज कैसे होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज। एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने में पाए जाने वाले 4 लिगामेंट में से एक मेन लिगामेंट है। हमारा घुटना का जोड़ 2 हड्डियों से बनता है, जांघ की हड्डी यानी कि फीमर और नीचे पैर की हड्डी यानी कि टीबिया। ये दोनों हड्डियां आपस में 4 लिगामेंटों के द्वारा बंधी होती हैं। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट एसीएल होता है। इस लिगामेंट का अटैचमेंट दोनों हड्डी यानी फीमर और टीबिया दोनों पर होता है। फीमर में ये जोड़ के पिछले हिस्से से अटैच्ड होता है और वहां से ये लिगामेंट आगे की ओर टीबिया में अगले हिस्से में आके अटैच होता है और इसी अटैचमेंट के कारण इसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट कहा जाता है। एंटीरियर यानी आगे की ओर जो है। इस लिगामेंट का लंबाई करीब 30 मिलीमीटर या 3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये फीमर में एक अर्धगोलाकार शेप में जुड़ता है और टीबिया में काफी बड़े एरिया में स्प्रेड आउट रहता है। इसमें मुख्यतः 2 बंडल्स होते हैं जो कि आमतौर पर सर्जरी के दौरान डिमार्केट करना मुश्किल होते हैं। इन्हें एंट्रोमीडियल बंडल और पोस्ट्रोलैटरल बंडल कहा जाता है, एएम और पीएल बंडल्स। ये दोनों बंडल मिलाकर एक एसीएल लिगामेंट बनाते हैं। मुख्यतः एसीएल लिगामेंट का फंक्शन होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, स्पोर्ट्स खेलना, सीढ़ी चढ़ना, इस दौरान जो फोर्सेज हमारे घुटने पे पड़ते हैं और हमारे घुटने को एबनॉर्मल पोजीशन में ले जा सकते हैं, उस एबनॉर्मल मोशन को रोकना, ये हमारे लिगामेंट्स का मेन काम होता है। इसमें से एसीएल लिगामेंट चूंकि घुटने में पीछे से शुरू होता है और आके आगे वाले हिस्से में जुड़ता है, इसलिए ये एंटीरियर ट्रांसलेशन यानी टीबिया का फीमर पे आगे बढ़ना जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो इसका एक मेजर रोल होता है एंटीरियर ट्रांसलेशन को रोकना। दूसरा, चूंकि ये जोड़ में भी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है डायरेक्शन में, तो ये घुटने के रोटेशनल मूवमेंट को भी रेजिस्ट करता है यानी कि रोकता है। ये इसका 2 मुख्य उपयोग है शरीर में। इसके अलावा एक इसका उपयोग प्रोप्रियोसेप्शन में भी होता है। प्रोप्रियोसेप्शन हो गया यानी कि हमारे दिमाग को घुटने के पोजीशन के बारे में संकेत भेजना। तो ये 3 मुख्य इसके रोल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसीएल इंजुरीज पे। एसीएल इंजुरी एक घुटने में होने वाली बहुत ही फ्रीक्वेंट इंजुरी है। ये मेल्स में काफी ज्यादा नंबर में पाई जाती है फीमेल्स के कंपैरिजन में, परंतु फीमेल एथलीट्स में इस इंजुरी के होने का रिस्क कहीं अधिक होता है किसी मेल एथलीट से। इस एसीएल लिगामेंट के जो 2 अटैचमेंट्स होते हैं यानी फीमर पे और टीबिया पे, उसमें से फीमोरल अटैचमेंट यानी ऊपरी अटैचमेंट जो है वो कमजोर होता है और अक्सर उसी जगह से ये लिगामेंट टूट जाता है, या फिर मिड सब्सटेंस यानी लिगामेंट के बीच में से भी ये लिगामेंट टूट सकता है। इसका इंजुरी का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। इसे कहते हैं वैल्गस फोर्स, यानी कि एक खड़े व्यक्ति के लिए, यानी मान लीजिए अगर ये दाहिना घुटना है, तो अगर इसमें बाहर की ओर से इंजुरी हो रही है, चोट लग रहा है, किसी का पैर लग रहा है और घुटना वैल्गस पोजीशन इस तरीके से टेढ़ा हो रहा है और साथ में इंटरनल रोटेशन और घूम भी रहा है, तो ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है कि जिसमें एसीएल टूट जाता है। ये पोजीशन में लोगों का पैर अक्सर खेल के दौरान स्पोर्ट्स में, जैसे कि फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, स्कीइंग, इस
खेल में अक्सर ही जाता है और ये कॉमन कारण होता है एसीएल में इंजरी होने का। इसके जब भी घुटने पर इतना फोर्स लगता है कि लिगामेंट टूट जाए, तो वो फोर्स बाकी स्ट्रक्चर्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी स्ट्रक्चर्स जो इस इंजरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सो है उसमें से सबसे मुख्यतः है कॉन्ड्रल इंजरी, यानी कि जोड़ के ऊपर जो कार्टिलेज का सतह है उसमें डैमेज होना। उसके अलावा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट यानी एक और लिगामेंट एमसीएल जिसे कहते हैं उसका डैमेज होना। मेनिस्कस यानी अंदर जो घुटने के अंदर गद्दी जैसी सब्सटेंस या शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका डैमेज होना। तो ये तीनों स्ट्रक्चर का डैमेज एसीएल लिगामेंट की इंजुरीज के साथ एसोसिएटेड है और कॉमनली मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके लक्षणों पर। तो कुछ इसके लक्षण एक्यूट फेज में यानी जिस वक्त चोट लगा उस समय मिलते हैं। एक्यूट फेज के लक्षण मुख्यतः 3 होते हैं। एक होता है पेन, दूसरा होता है पॉपिंग साउंड यानी आवाज करता है, और तीसरा होता है स्वेलिंग। अक्सर ही चोट लगने के बाद पेशेंट्स बताते हैं कि उन्हें एक पॉपिंग साउंड जैसा घुटने से आता है और उसके बाद सीवियर दर्द हो जाता है उन्हें घुटने में। उस घुटने में रात होते होते काफी सूजन आ जाता है। ये सूजन जो होता है एसीएल का, इसे हीम अर्थरोसिस बोला जाता है। चूंकि अंदर लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है तो जोड़ के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, और कई बार ये ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने के कारण बहुत टेंस हीम अर्थरोसिस यानी कि बहुत टाइट सूजन हो जाता है, जिसके कारण घुटना का हिलाना डुलाना मोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये इसके एक्यूट फेज के सिम्टम्स होते हैं। अगर इसको लेटर फेज यानी कि जब ये एक्यूट फेज खत्म हो जाता है, सूजन घट जाता है, तो फिर इसके 3 मुख्य सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है इंस्टेबिलिटी, यानी घुटने में हिचकिचाहट या लचक। जब भी पेशेंट्स अनइवन सरफेस पे चलना चाहते हैं, ढलान पर चलना चाहते हैं या थोड़ा जोर से चलना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका घुटना खुल जाएगा, गिर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। इस तरह की फीलिंग महसूस होती है। उसके अलावा क्वाड्रिसेप्स मसल, जो हमारे घुटने के ऊपर जांघ का मेन मसल होता है, वो समय के साथ सूखने लगता है और इंजर्ड जांघ एक नॉर्मल जांघ के कंपैरिजन में पतला हो जाता है और सूख जाता है। और तीसरा लक्षण होता है इनएबिलिटी टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स, यानी कि वापस से खेलकूद में जाने में कॉन्फिडेंस की कमी। ये 3 मुख्य लक्षण इस एसीएल इंजरी के क्रोनिक फेज के होते हैं, यानी बाद में। अब आते हैं हम लोग इलाज पर। एसीएल का इलाज भी उसी प्रकार, जब एक्यूट फेज में कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसे शुरुआत में इमोबिलाइज कर दिया जाता है। इमोबिलाइज करने का मतलब हुआ कि उस पैर को जो फूल गया है, जिसमें तकलीफ है, उसे कुछ रेस्ट देना। लेकिन ये रेस्ट कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा कभी भी रेस्ट, किसी भी प्रकार का प्लास्टर या बेल्ट में 7 दिन से ज़्यादा या 10 दिन से ज़्यादा रेस्ट नहीं देना चाहिए। जैसे ही घुटने के अंदर की सूजन कम होती है सिकाई के द्वारा, या कभी कभार सुई से ब्लड को निकालना भी पड़ जाता है, जैसे ही सूजन कम होता है तो तुरंत घुटना का आरओएम एक्सरसाइजेज यानी मोबिलाइजेशन शुरू करना होता है। घुटना का मूवमेंट पूरा होना और क्वाड्रिसेप्स मसल यानी जांघ के मसल पे कंट्रोल होना, ये 2 चीज सर्जरी के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी प्रकार का घुटना जो कि जाम है या फिर जिसमें क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल नहीं है, उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसी तरह इनके साथ हम लोग कुछ मेडिसिन यानी दर्द घटाने की और सूजन घटाने की दवाइयां भी देते हैं हम लोग। जब ये सूजन का फेज घट जाता है तो फिर हम लोग एसीएल को कंफर्म करना चाहते हैं। कंफर्म करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। हम लोग अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स को लिटाकर उनके घुटनों को एग्जामिन करते हैं, और अक्सर ही पाया जाता है कि जब भी एक मुड़े हुए घुटने को, जिसका एसीएल टूटा हुआ है, उसमें अगर हम लोग टिबिया को फीमर से आगे धकेलना चाहें आगे की ओर, तो चूंकि एसीएल लिगामेंट नहीं रहता है तो वो आगे की ओर बड़े इजीली तरीके से आ जाता है। तो अगर इस तरह का क्लिनिकल फाइंडिंग मिल रहा है तो उसे एमआरआई करा के हम लोग कंफर्म करते हैं, और एक बार जब एमआरआई में ये कंफर्म हो जाता है कि एसीएल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तो फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
आज के डेट में एसीएल लिगामेंट का सिंगल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। यानी कि एसीएल लिगामेंट जो टूट चुका है उसकी जगह अपने ही शरीर से एक और टेंडन निकालकर उस लिगामेंट की तरह उसे फिक्स कर देना। ये तरीका बहुत ही कारगर होता है। इसमें हम लोग घुटने के पास में से हैमस्ट्रिंग टेंडन्स, एडी के पास से पेरोनियस टेंडन्स या घुटने के ऊपर से क्वाड्रिसेप्स टेंडन इस्तेमाल करते हैं। इस लिगामेंट को हड्डी में टनल्स बनाकर स्क्रू और एंडो बटन के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। इस टेंडन को फिक्स करने के अलग अलग और भी कई इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे कि बटन या फिर दोनों साइड स्क्रूज। जो एक स्टैंडर्ड एसीएल आज के दुनिया में चल रहा है उसमें फीमर के साइड में एडजस्टेबल या फिक्स्ड एंडो बटन लूप और टिबिया के साइड में एक इंटरफेरेंस स्क्रू है। कभी कभार अलग अलग इंडिकेशंस में इस एसीएल लिगामेंट को फाइबर टेप से ऑगमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इस फाइबर टेप के बारे में डिस्कशन हम लोग विस्तार से भविष्य में करेंगे। इस लिगामेंट को बनाने के लिए जिन जगह से हम लोग ग्राफ्ट लेते हैं उसकी मैंने चर्चा कर दी है। इस बात को समझना है कि सर्जरी कराना इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द पेशेंट्स वापस स्पोर्ट्स में या नॉर्मल एक्टिविटी में लौट सकें। ये सारी सर्जरी दूरबीन के द्वारा यानी अर्थ्रोस्कोपिक मेथड से की जाती है। अर्थ्रोस्कोपिक मेथड के कई फायदे होते हैं, जैसे कि चूंकि ये दूरबीन के द्वारा होती है तो इसमें चीरा और टाका दोनों ही बड़ा छोटा सा और कम लगता है। इस छोटे टाका के कारण दर्द पेशेंट्स को अगले दिन या उसके अगले दिन काफ़ी कम होता है। ऑलमोस्ट ये एक ब्लडलेस सर्जरी होती है, काफ़ी सेफ सर्जरी है विथ वेरी वेरी लो कॉम्प्लिकेशन रेट्स। इस सर्जरी कराने के बाद एक पेशेंट्स को एसीएल का रिहैब प्रोटोकॉल बताया जाता है और उस रिहैब प्रोटोकॉल को पेशेंट्स डॉक्टर के सलाह से अगले 6 मंथ्स तक फॉलो करते हैं। इस सर्जरी के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल में 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम रहने की जरूरत पड़ती है। अक्सर ही 3 दिन में पेशेंट्स को छुट्टी कर दिया जाता है। जब भी सिर्फ एसीएल की सर्जरी की जाती है तो पेशेंट को नेक्स्ट डे वॉकिंग हम लोग एडवाइस करते हैं और अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू करा देते हैं। शुरुआती समय में एक वॉकर की आवश्यकता पड़ती है और कुछ दिनों के बाद ये वॉकर छूट जाता है। सारे पेशेंट्स जिनकी हमने सिर्फ एसीएल की सर्जरी की, ये नेक्स्ट डे से वॉकर से चल रहे होते हैं और करीब 1 महीना होते होते बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट वॉकिंग करने लगते हैं। एक फिजियोथेरेपी सेशन हम लोग को कुछ दिन बीतने के बाद कराना पड़ता है, क्वाड्रिसेप्स मसल को मजबूत करने के लिए और मूवमेंट को फुल लाने के लिए। इस ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से ये सर्जरी की जाती है और इसका पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स कैसा होता है। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आपके मन में अगर एसीएल लिगामेंट या उसके ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।